मैं आता हूं उनके पास। सुनील शुक्ला जी, चर्चा आपने दो लोगों के सुनी, सवाल आपसे भी है कि कैसे मायावती के पास अब वो बचा है अब लोगों को समझाने में या दलितों को कि आप मेरे, क्योंकि 2024 के चुनाव देखें लोकसभा के, उसके नतीजे तो अशोक भारती जी ने जो बात कही वो सही है कि जो सामाजिक न्याय की बात कांग्रेस ने और या कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ जो उत्तर प्रदेश में खड़ी हुई, उससे तो अब मायावती के लिए चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई। और सबसे बड़ा टैग कि वो आखिरी में लगता है कि बीएसपी बीजेपी के ही साथ जाएगी, और कई बार प्रूव भी हो जाता है। मैंने दिया लास्ट एग्जांपल, उनके पास अकेला वोट था, नहीं डलवाते ना, जीतते हारते संजय सेठ, ये उनका मसला था। आपने पार्टी की नीतियों के तहत, विधायक आप वहां के थे, तो आपने वोट तो बीजेपी को दिया। सुनील जी। धन्यवाद पुष्कर जी। मायावती जी के ऊपर अगर ये आरोप है कि वह बहुजन समाज पार्टी के सिद्धांतों के विपरीत भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हैं, तो इसको उन्होंने खुद भी साबित किया है। यह आरोप आप किसी के खिलाफ लगा दीजिए, लेकिन वो आरोप चस्पा हो जाए, इसके लिए आपकी गतिविधियां बहुत जिम्मेदार होती। बिल्कुल। अगर आप सांप्रदायिकता की राजनीति से लड़ना चाहते हैं, अगर आप ध्रुवीकरण की राजनीति से लड़ना चाहते हैं, अगर दलितों के, पिछड़ों के, सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको उस राजनीति का विरोध करना पड़ेगा जो आपके इन उद्देश्यों के खिलाफ चल रहा हो। अगर आप या तो हिंदुत्व की राजनीति से आप सहमत हैं या हिंदुत्व की राजनीति के खिलाफ हैं। और अगर आप हिंदुत्व की राजनीति करने वालों के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप हिंदुत्व की राजनीति से असहमत तो नहीं हो सकते। और जब आप हिंदुत्व की राजनीति से असहमत नहीं होंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि बहुजन समाज की राजनीति करने वाली बीएसपी अपने रास्ते से भटकती है। वामसेफ का आंदोलन, चाहे बहुजन समाज का आंदोलन, कम से कम ध्रुवीकरण का आंदोलन नहीं था। वह एक सामाजिक चेतना का आंदोलन था, जिसमें यह रखा गया कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको आगे लाने की कोशिश की जाए, उनको संगठित किया जाए, उनकी आवाज को बुलंद किया जाए और एक सामूहिक आवाज के साथ उनके हक और हकूक मांगे जाए। अगर बहुजन समाज पार्टी इस लड़ाई को लड़ती रहती, तो 2007 का जो इतिहास है वो लगातार दोहराया जाता। उनके साथ वो सभी ताकतें जुड़ती जो इस सपने को देख रही थी, सपने को पाना चाहती। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जी ने काम नहीं किया। उनकी नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी के साथ बढ़ी, और उस समय और भी बढ़ती हुई दिखाई पड़ी जब इस देश में इस भारतीय जनता पार्टी पर खुले रूप से सांप्रदायिक राजनीति या ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा। ये धीरे धीरे ये दो ध्रुवी चुनाव हो गया पूरे देश में। एक तरफ वो ताकत थी जिससे भारतीय जनता पार्टी है, और एक तरफ वो ताकतें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। मायावती जी की पार्टी और मायावती जी स्वयं कम से कम उन ताकतों के साथ खड़ी हुई नहीं दिखाई पड़ी जो सांप्रदायिकता की राजनीति से लड़ रही थी, और अपने अकेले के बूते पर इस पूरी लड़ाई को पूरे देशव्यापी बनाने की उनके पास क्षमता नहीं थी। उनके राजनीतिक निर्णय कई बार ऐसे हुए जिससे लगा कि भारतीय जनता पार्टी को उनसे मदद मिली, और गैर भाजपा राजनीति या सांप्रदायिकता की राजनीति से लड़ने वालों की जो कोशिशें थी वो कमजोर हुई। बहुजन समाज पार्टी हमेशा कहती रही कि उपचुनाव नहीं लड़ती, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र का उपचुनाव लड़ने चली गई। बहुजन समाज पार्टी कहती रही है कि उपचुनाव नहीं लड़ेगी। आज फिर बहुजन समाज पार्टी ने घोषणा कर दी कि जो 10 विधानसभाओं के उपचुनाव होने वाले हैं उसमें बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार होगी। बहुजन समाज पार्टी जब भी सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ कोई गठबंधन बना, उसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुई। तो यह जो आरोप था उनके खिलाफ, वो तो चश्मा होता चला गया। और आपने खुद भी उदाहरण दिया कि एक ही विधानसभा सदस्य उनके पास है। तो राज्यसभा के चुनाव में आप तटस्थ रह सकते थे, आप एब्सेंट हो सकते थे। अगर आप दोनों को वोट नहीं देना होता, तो अगर आप ऐसे दल के साथ क्यों चले गए जो दल सांप्रदायिकता की राजनीति का आरोपी है।
नहीं, आप खुद भी आरोप लगाते हैं मौके पे, आरोप आप लगाते आरोप रहे भी हैं। लगाती हैं। तो आज बहुजन समाज पार्टी के सामने मायावती जी जो लगातार अध्यक्ष बनी है, एक तो सबसे बड़ी चीज है कि अपने कैडर के उत्साह को बनाए रखें, जो बहुत ही धूमिल हुआ है। दूसरी चीज कि जो वामसेफ के आंदोलन से या बहुजन समाज पार्टी के स्थापना काल से जो दलितों को एकत्रित करने और उनको उनके अधिकारों के प्रति सजग करने की राजनीति रही है, उसको बनाए रखने, जो लगातार कमजोर हुआ उनके अपनी राजनीति से। जब भी दलितों के खिलाफ की बात हुई, मायावती जी जिस आक्रामकता के लिए जानी जाती रही हैं, हाल के दिनों में वह आक्रामकता नहीं दिखाई पड़ी। ठीक है। परिणाम क्या? परिणाम यह हुआ कि उनका जन समर्थन खिसकता चला गया। अगर मायावती जी गैर सांप्रदायिक राजनीति करने के लिए उन ताकतों के साथ नहीं खड़ी होती जो गैर सांप्रदायिक राजनीति के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो मेरा अपना मानना है कि उनका जो जन समर्थन है वो और कमजोर, उसमें लोगों की हिस्सेदारी बढ़ती चली जाएगी। जी ठीक है। फिरोज जी, अगर मैं ये कहूं कि आपने मतलब बसपा को बनते बिगड़ते और पूरा एक उसका एक कहते हैं ना सर्किल पूरा होते हुए देखा, एक दलितों को इसमें मानने में कतई जो अशोक जी ने बात कही थी, जो दलितों को ये समझ में आया उठा, ये काशीराम का एक मूवमेंट था, उसने बनाया और काशीराम के मूवमेंट से एक नेता बन के निकली जो युवा जो कभी आईएएस बनना चाह रही थी, उनको मुख्यमंत्री, वो भी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े सूबे बन, लेकिन ना वो पावर समझ पाई। मैं कहूंगा आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस नजरिए समझाइए उनसे गलतियां कहां हुई और आज चैलेंजेस ऐसे खड़े हैं कि अब उनकी बात कोई सुनने को तैयार नहीं है। पुष्कर जी, सबसे पहले अगर बहुजन समाज पार्टी के अतीत को देखना है तो उसकी एक दूसरे ढंग से मैं दिखाना चाहूंगा कि शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई दल ऐसा हो जहां जिम्मेदार पदों पर, प्रतिष्ठापूर्ण पदों पर बसपा से निकले हुए लोग ना बैठे। वो मैंने कहा अभी जब मैं बात कर रहा था कई दल ऐसे हैं जो बसपा की कोख से जन्मे और आज बसपा से ज्यादा शक्तिशाली नजर आ रहे हैं। कैसे हुए भाई? यही तरीका तो बसपा ने भी अपनाया था कि दूसरे को इतना मजबूत ना होने दो, मजबूत सरकार की जगह मजबूर सरकार बनवाने के प्रयास करो और उसके रणनीति पर चलते रहे। ठीक है, वो अंतर्विरोध रहे, लोग अलग हुए, लेकिन उसी फार्मूले को उसी की कोख से जन्मी हुई पार्टियां उपयोग करके प्रासंगिक बनी रह रही हैं। ठीक है, वो किस पाले में, इस पर बहस नहीं है। मैं कोई इसमें सांप्रदायिकता की राजनीति या ध्रुवीकरण की राजनीति की दुहाई नहीं देने जा रहा। उन्होंने अपना एक रास्ता चुन लिया, अपना दल ने चुन लिया कि उसे भाजपा के साथ रहना है, उसी को से जन्मा हुआ दल। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने भी कभी इधर चुना कभी उधर चुना, जो रहता रहा है पुराने इस उसमें कोई खास बात नहीं, लेकिन उन्होंने तय कर लिया। लेकिन मायावती जी शायद यही निर्धारित नहीं कर पा रही हैं कि उन्हें रास्ता कौन सा चुनना है। वो दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहती हैं, इस चक्कर में उनके हाथ में कुछ भी नहीं रह जाता। लाइसेंस दो अपना। हमेशा ये हो रहा है, अब तक की स्थितियां ये हैं कि वो मुसलमानों को टिकट देती हैं। कैसे मुसलमानों को देती हैं इस पर बहस अलग हो सकती है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आप भी बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों में एक बड़ा वर्ग है जो थोड़ा सा पैसा कमाता है, तो वो व्यवसाय आगे बढ़ाने के चक्कर के बजाय राजनीति में अपने प्रभाव जमाने के फेर में पड़ जाता है। मतलब वो मानसिक रूप से व्यापारी नहीं है, परिस्थितिवश व्यापारी हो सकता है, और वो इस तरह के दलों की तलाश में रहता है कि उनको कहाँ ठिकाना मिले। उससे उनका कोई लेना देना नहीं है कि विचारधारा क्या है, हमें क्या, बस वो मुस्लिम फेस के नाम पर समर्थन लेना चाहते हैं। और इस तरह के लोग बहुतायत में, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बड़ी संख्या में, पूर्वांचल का मुसलमान थोड़ा उतना संपन्न नहीं है, लेकिन उसके नाम पर आप केवल 100 टिकट दे दें
और उन 100 टिकट जिनको दिए गए हैं उनका अतीत क्या रहा है, उन्होंने संघर्ष कितना किया है उस विचारधारा के लिए जिससे वो चुनाव लड़ रहे हैं, या अपने समुदाय के लिए जिसका प्रतीक के रूप में आपने पेश किया है। जब तक ये स्थितियां नहीं आएंगी, मायावती जी को गंभीरता से खुद अपनी राजनीति का रास्ता, अभी शुक्ला जी जो कह रहे थे कि मायावती जी पर आरोप लगे नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद चिपका लिए हैं और वो पुष्ट करती रही हैं विभिन्न कदमों से। तो जब तक मायावती जी के बारे में फिर से भरोसा, जिस वर्ग की वो लड़ाई लड़ने का दावा करती हैं उसके समर्थन के लिए, उस वर्ग को बहुत शिद्दत के साथ भरोसा दिलाना होगा, जो कि अभी निकट में तो मुझे होता नहीं दिखाई। ठीक है डॉक्टर सुशील गौतम, अशोक जी ने सवाल पूछे आपसे कि, और चाहे सुनील जी हों या फिरोज जी हों, सबने एक तरीके से पैनल पे ये माना कि मायावती ने अपने ऊपर आरोप लगने ज्यादा से लगे, उससे ज्यादा उन्होंने उसकी फिक्र ना करके उसको अपने ऊपर चिपक जाने दिए और उसको तोड़ने का नहीं, कोई तरीका नहीं किया। आज सवाल आपसे मेरा ये है छोटा सा इन जवाबों में कि आज चंद्रशेखर जो आजाद समाज पार्टी काशीराम का नाम लेके खड़े होके पहला चुनाव लड़े और जीत गए, बसपा को सोचना होगा वो सीट जिससे वो नगीना से जीते वो दलित बाहुल नहीं थी, मुस्लिम बाहुल सीट थी, और मुसलमानों को इस बार 2024 में मायावती ने अब तक का सबसे ज्यादा टिकट दिया था, और उसके बाद 4 जून को नतीजे के बाद कह दिया अब आगे सोचेंगे। मुसलमानों कह रहे हो आप सोचेंगे, जो गैर जाटव वोट है वो मूव कर गया है, फिलहाल अगर अभी देखें तो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। तो मायावती के सामने दोहरी चुनौतियां हैं। पहली, पार्टी को जो एक उत्साह करे कि कोई जीत ऐसी मिले या कहीं पे इन 10 सीटों के उपचुनाव में वो अपने को इतना बड़ा खड़ा कर पाए। मैं पूछूंगा अभी और पैनलिस्ट से कि कितना प्रभाव डालेंगे। दूसरा, ये जो चंद्रशेखर ने अपना एक नया मुकाम खड़ा किया, ये चैलेंज इनके लिए कितना है। उनके भतीजे जिनको उनका उत्तराधिकारी अपने आकाश आनंद को बोला है, क्योंकि बीएसपी ने आईएनएलडी से समझौता किया है और चंद्रशेखर ने आज ही जेजेपी से समझौता किया है हरियाणा में। अब पहला चुनौती एक तरीके से चंद्रशेखर भी मायावती के लिए खड़ी कर रहे हैं। देखिए, मैं बोलना शुरू करूं सर? जी देखिए सर, रही बात चंद्रशेखर की या आजाद समाज पार्टी की, आपने कहा ये पहला इलेक्शन लड़ा और वो जीत गए। ये पहली बात तो ये पहला इलेक्शन नहीं था, गोरखपुर का पहला इलेक्शन था उनका। दूसरी बात, आजाद समाज पार्टी ने जब से ये बनी है, किसी भी बिना गठबंधन के किसी भी अदर स्टेट में किसी पॉलिटिकल पार्टी के कोई चुनाव नहीं लड़ा है। उन्हें हमेशा से कंधों की जरूरत, बैसाखी की जरूरत रही है और रहेगी, क्योंकि आदमी उनके भी सामने बीएसपी जैसा बड़ा चैलेंज है जो बहुत जल्दी से इस देश के अंदर तो खत्म होने वाला नहीं है। आप ये क्लियर समझ लीजिए सर।